दोस्तों नमस्कार। ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों मार्गदर्शन एनसीईआरटी श्रृंखला में आज की वीडियो में आप पढ़ेंगे 10वीं कक्षा के एनसीईआरटी विज्ञान का अध्याय 15 हमारा पर्यावरण। दोस्तों आज के वीडियो में आप जानेंगे पारितंत्र क्या है, इसके संघटक क्या होते हैं, आहार श्रृंखला यानी खाद्य श्रृंखला और खाद्य जाल क्या होता है, हमारे क्रियाकलाप पर्यावरण को किस प्रकार प्रभावित करते हैं और कचरा प्रबंधन यानी वेस्ट मैनेजमेंट क्या होता है। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। 10वीं कक्षा के विज्ञान का अध्याय 15 हमारा पर्यावरण। दोस्तों हम पर्यावरण शब्द से परिचित हैं। हमारे चारों ओर के आवरण को पर्यावरण कहा जाता है। दोस्तों इस शब्द का प्रयोग टेलीविज़न पर, समाचार पत्रों में, हमारे आसपास लोगों द्वारा प्रायः किया जाता है। हमारे बुजुर्ग हमसे कहते हैं कि अब वह पर्यावरण वातावरण नहीं रहा जैसा कि पहले था। दूसरे कहते हैं कि हमें स्वस्थ पर्यावरण में काम करना चाहिए। पर्यावरणीय समस्याओं पर चर्चा के लिए विकसित और विकासशील देशों के वैश्विक सम्मेलन भी नियमित रूप से होते रहते हैं। और इस अध्याय में हम चर्चा करेंगे कि विभिन्न कारक पर्यावरण में किस प्रकार अन्योन्य क्रिया करते हैं और हम पर्यावरण पर क्या प्रभाव डालते हैं। आइए सबसे पहले जानते हैं पारितंत्र और इसके संघटक क्या हैं। दोस्तों सभी जीव जैसे कि पौधे, जंतु, सूक्ष्म जीव और मानव तथा भौतिक कारकों में परस्पर अन्योन्य क्रिया होती है और प्रकृति में संतुलन बना रहता है। किसी क्षेत्र के सभी जीव और वातावरण के अजैव कारक संयुक्त रूप से पारितंत्र बनाते हैं। इसलिए एक पारितंत्र में सभी जीवों के जैव घटक और अजैव घटक होते हैं। भौतिक कारक जैसे ताप, वर्षा, वायु, मृदा, जल और खनिज इत्यादि अजैव घटक में हैं, जबकि पौधे, जंतु, सूक्ष्म जीव, मानव ये सभी जैविक घटकों में शामिल हैं। दोस्तों जैसे यदि आप किसी बगीचे में जाएं तो आपको विभिन्न पौधे जैसे घास, वृक्ष, गुलाब, चमेली, सूर्यमुखी जैसे फूलों वाले सजावटी पौधे, मेढक, कीट, पक्षी जैसे जंतु दिखाई देंगे। ये सभी जीव परस्पर अन्योन्य क्रिया करते हैं और इनकी वृद्धि, जनन और अन्य क्रियाकलाप पारितंत्र के अजैव घटकों द्वारा प्रभावित होते हैं। एक बगीचा यदि आप एक पारितंत्र मानते हैं तो वन, तालाब और झील पारितंत्र के अन्य प्रकार होते हैं। ये प्राकृतिक पारितंत्र हैं, जबकि बगीचा और खेत मानव निर्मित कृत्रिम पारितंत्र की श्रेणी में आते हैं। दोस्तों हम पढ़ चुके हैं कि जीवन निर्वाह के आधार पर जीवों को उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक 3 श्रेणियों में बांटा गया है। और हम जानें कि स्वनिर्वाह पारितंत्र स्वयं बनाया था। कौन से जीव सूर्य के प्रकाश और क्लोरोफिल की उपस्थिति में अकार्बनिक पदार्थों से कार्बनिक पदार्थ जैसे कि शर्करा और मंड का निर्माण कर सकते हैं। तो आप जानते हैं दोस्तों सभी हरे पौधे और नील हरित शैवाल जिसमें प्रकाश संश्लेषण यानी फोटोसिंथेसिस की क्षमता होती है, इस वर्ग में आते हैं और इनको प्रोड्यूसर यानी कि उत्पादक कहा जाता है। सभी जीव प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से अपने निर्वाह के लिए आप जानते हैं कि उत्पादकों पर निर्भर करते हैं। ये जीव जो उत्पादक द्वारा उत्पादित भोजन पर प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से निर्भर करते हैं उपभोक्ता कहलाते हैं। और उपभोक्ता को मुख्यतः शाकाहारी उपभोक्ता, मांसाहारी और सर्वाहारी उपभोक्ता तथा परजीवी में बांटा गया है। क्या इनमें प्रत्येक प्रकार के वर्ग के उदाहरण आप बता सकते हैं? दोस्तों एक स्थिति की कल्पना कीजिए कि आप जल जीवशाला को साफ करना छोड़ दें और कुछ मछलियां और पौधे इसमें मर भी गए। तो क्या आपने कभी सोचा है कि क्या होता है जब एक जीव मरता है? दोस्तों जीवाणु और कवक जैसे सूक्ष्म जीव मृत जैव अवशेषों का अपमार्जन करते हैं यानी सफाई करते हैं। ये सूक्ष्म जीव अपमार्जक होते हैं क्योंकि ये जटिल कार्बनिक पदार्थों को सरल कार्बनिक पदार्थों में विघटित कर देते हैं या बदल देते हैं जो मिट्टी में चले जाते हैं और पौधों द्वारा ये पुनः उपयोग में लाए जाते हैं। इनकी अनुपस्थिति में मृत जंतुओं और पौधों पर क्या प्रभाव पड़ेगा? क्या अपमार्जकों के न रहने पर भी मृदा की प्राकृतिक पुनः पूर्ति होती रहती है? तो दोस्तों अपमार्जक जो हैं जटिल कार्बनिक पदार्थों को सरल कार्बनिक यौगिकों में तोड़ देते हैं जो कि फिर से पौधों के लिए खाद या उर्वरक का काम करता है। आइए देखते हैं दोस्तों आहार श्रृंखला और आहार जाल। इसको फूड चेन अथवा जो है खाद्य श्रृंखला भी कहा जाता है। दोस्तों
जीवों की एक श्रृंखला बनाकर हम आइए देखते हैं कि किस प्रकार वो एक दूसरे का आहार करते हैं और विभिन्न जैविक स्तरों पर भाग लेने वाले जीवों की यह आहार श्रृंखला का निर्माण कैसे करती है। यहाँ पर देखिए दोस्तों, आहार श्रृंखला का प्रत्येक चरण अथवा कड़ी एक पोषी स्तर बनाते हैं। स्वपोषी अथवा उत्पादक प्रथम पोषी स्तर है। सौर ऊर्जा का स्थिरीकरण करके उसको विषम पोषियों अथवा उपभोक्ताओं के लिए उपलब्ध करवाते हैं। और शाकाहारी और प्राथमिक उपभोक्ता द्वितीय पोषी स्तर यानी छोटे मांसाहारी अथवा द्वितीय उपभोक्ता तीसरे पोषी स्तर होते हैं तथा बड़े मांसाहारी अथवा तृतीय उपभोक्ता चौथे पोषी स्तर का निर्माण करते हैं। दोस्तों, हम जानते हैं कि हम जो भोजन खाते हैं हमारे लिए ऊर्जा का स्रोत का कार्य करता है और विभिन्न कार्यों के लिए ऊर्जा प्रदान करता है। इसलिए पर्यावरण के विभिन्न घटकों की परस्पर अन्योन्य क्रिया का मतलब एक दूसरे से क्रिया होती है। उसमें निकाय के एक घटक से दूसरे में ऊर्जा का प्रवाह होता है। और हम जानते हैं कि स्वपोषी सौर प्रकाश में निहित ऊर्जा को ग्रहण करके रासायनिक ऊर्जा बदलते हैं और ये ऊर्जा संसार के संपूर्ण जैव समुदाय की सभी क्रियाओं के संपादन में सहायक होती है। स्वपोषी से ऊर्जा विषमपोषी और अपघटकों तक जाती है। और जैसा कि आप जानते हैं, ऊर्जा के स्रोत नामक अध्याय में आप जानते हैं कि जब ऊर्जा का एक रूप दूसरे रूप में परिवर्तन होता है तो पर्यावरण में ऊर्जा की कुछ मात्रा का अनुपयोगी ऊर्जा के रूप में ह्रास हो जाता है। पर्यावरण के विभिन्न घटकों के बीच ऊर्जा के प्रवाह का विस्तृत अध्ययन किया गया और ये पाया गया कि एक स्थलीय पारितंत्र में हरे पौधों की पत्तियों द्वारा प्राप्त होने वाली सौर ऊर्जा का लगभग 1% भाग खाद्य ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं। दूसरी चीज, जब हरे पौधे प्राथमिक उपभोक्ता द्वारा खाए जाते हैं तो ऊर्जा की बड़ी मात्रा का पर्यावरण में ऊष्मा के द्वारा ह्रास होता है। कुछ मात्रा का उपयोग पाचन, विभिन्न जैव कारकों और वृद्धि जनन में होता है और खाए हुए भोजन की मात्रा का लगभग 10% ही जैव मात्रा में बदल पाता है और अगले स्तर के उपभोक्ता को मिलता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि प्रत्येक स्तर पर उपलब्ध कार्बनिक पदार्थों की मात्रा का औसतन 10% ही उपभोक्ता के यानी अगले चरण में पहुंचता है। क्योंकि उपभोक्ता के अगले स्तर के लिए ऊर्जा की बहुत कम मात्रा उपलब्ध हो पाती है, इसलिए आहार श्रृंखला सामान्यतः 3 अथवा 4 चरण की ही होती है और प्रत्येक चरण पर ऊर्जा का ह्रास इतना अधिक होता है कि चौथे पोषी स्तर के बाद उपयोगी ऊर्जा की मात्रा बहुत कम हो जाती है। सामान्य रूप से निचले पोषी स्तर पर जीवों की संख्या अधिक होती है, अतः उत्पादक स्तर पर यह संख्या सर्वाधिक है। विभिन्न आहार श्रृंखलाओं की लंबाई और जटिलता में काफ़ी अंतर होता है। आमतौर पर प्रत्येक जीव अथवा 2 अथवा अधिक प्रकार के जीवों द्वारा खाया जाता है, जो स्वयं अनेक प्रकार के जीवों का आहार बनाते हैं। एक सीधी आहार श्रृंखला के बजाय जीवों के मध्य आहार संबंध शाखान्वित होते हैं और इनको आहार जाल कहा जाता है। आइए पहले खाद्य श्रृंखला के बारे में जानते हैं। यहाँ पर देखिए, प्रकृति में खाद्य श्रृंखला यहाँ पर वन में और घास के मैदान में और तालाब में। वन में क्या है, हरे पौधे प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं, इनको हिरन खाता है। ये हरे पौधे उत्पादक हैं, इनको हिरन खाता है और हिरन को शेर खा जाता है। दूसरे यहाँ पर देखिए, घास के मैदानों में घास को कीट पतंगे खाते हैं या टिड्डा खाता है, टिड्डे को मेढक खाता है, मेढक को सांप और सांप को बाज या चील खाते हैं। फिर तालाब में ये देखिए शैवाल है, इसको छोटे छोटे जलीय जंतु खाते हैं। इन छोटे जलीय जंतुओं को मछली खाती है और मछली को बगुला खाता है। तो इस प्रकार से किस तरह से ये आहार श्रृंखला बनती है। पोषी स्तर, तो पहला स्तर जो हरे पौधों का होता है ये उत्पादक स्तर कहा जाता है। उसको खाने वाले को प्राथमिक उपभोक्ता और प्राथमिक उपभोक्ताओं को आहार बनाने वाले द्वितीयक उपभोक्ता और सबसे उच्च श्रेणी पर या उच्चस्थ तृतीय उपभोक्ता होते हैं। दोस्तों, यहाँ पर देखिए अनेक आहार श्रृंखलाओं से किस प्रकार आहार जाल बनता है। और ये आहार जाल ऐसा होता है कि जैसे हरे पौधे कई जंतुओं द्वारा आहार बनाए जाते हैं और उनको मिलाकर कई लोग खाते हैं। जैसे मेढक को जो है वो बगुला भी खाता है, मेढक को सांप भी खाता है, सांप को चील भी खा लेता है और मोर भी खाता है। तो ये जो कई खाद्य श्रृंखलाओं का जो योग होता है वो क्या होता है, देखिए वो खाद्य जाल बनाता है।
दोस्तों ऊर्जा के प्रवाह से दो बातें स्पष्ट होती हैं कि ऊर्जा का प्रवाह एक दिशा में होता है और स्वपोषी जीवों द्वारा ग्रहण की गई ऊर्जा पुनः सौर ऊर्जा में परिवर्तित नहीं होती और शाकाहारियों को स्थानांतरित की गई ऊर्जा पुनः स्वपोषी जीवों को उपलब्ध नहीं होती। ये विभिन्न पोषी स्तरों पर क्रमिक स्थानांतरित होती है और अपने से पहले स्तर के लिए उपलब्ध नहीं होती। दूसरे, प्रत्येक स्तर पर ऊर्जा की हानि के कारण प्रत्येक पोषी स्तर पर उपलब्ध ऊर्जा का लगातार ह्रास होता जाता है। यहाँ पर देखिए एक पारितंत्र में ऊर्जा के प्रवाह का आरेख चित्र किस प्रकार से बनाया गया है। देखिए, सूर्य का प्रकाश, पहला जो स्रोत है ऊर्जा का वो सूर्य का प्रकाश है। उसको उत्पादक यानी हरे पौधे ग्रहण करते हैं। हरे पौधों को शाकाहारी आहार बनाते हैं। शाकाहारी जीव जंतुओं को मांसाहारी और मांसाहारी के ऊपर एक शीर्ष मांसाहारी होता है। दोस्तों देखा जाए तो आहार श्रृंखला या खाद्य श्रृंखला का एक पक्ष ये है कि हमारी जानकारी के बिना ही कुछ हानिकारक रासायनिक पदार्थ आहार श्रृंखला से होते हुए हमारे शरीर में आ जाते हैं। जल प्रदूषण किस प्रकार होता है आप जानते हैं। इसका कारण ये है कि फसलों को रोग और पीड़क यानी कीड़ों से बचाने के लिए पीड़कनाशक और रसायनों का अत्यधिक प्रयोग करना पड़ता है और ये रसायन बहकर मिट्टी में अथवा जल के स्रोत में चले जाते हैं और मिट्टी से इन पदार्थों का पौधों द्वारा जल और खनिजों के साथ साथ अवशोषण हो जाता है और जलाशयों में यह जलीय पौधे और जंतुओं में प्रवेश कर जाते हैं। ये केवल एक तरीका है जिससे वे आहार श्रृंखला में प्रवेश करते हैं, क्योंकि ये पदार्थ अजैव निम्नीकृत हैं और यह प्रत्येक पोषी स्तर पर आगे बढ़ते जाते हैं और संग्रहित होते जाते हैं। क्योंकि किसी भी खाद्य श्रृंखला में मनुष्य ऊपर यानी शीर्षस्थ है, इसलिए हमारे शरीर में यह रसायन सर्वाधिक मात्रा में संचित हो जाते हैं। इसको बायो रेमेडिएशन यानी जैव आवर्धन कहते हैं। यही कारण है कि हमारे खाद्यान्न गेहूं और चावल, सब्जियां, फल और मांस में पीड़क रसायन के अवशिष्ट विभिन्न मात्रा में उपस्थित होते हैं। उन्हें से पानी से धोकर या किसी अन्य प्रकार से अलग नहीं किया जा सकता है। आइए जानते हैं दोस्तों हमारे जो क्रियाकलाप हैं या हम जो कार्य करते हैं उससे पर्यावरण किस प्रकार प्रभावित होता है। दोस्तों हम सभी पर्यावरण के अभिन्न अंग हैं और पर्यावरण के परिवर्तन हमें प्रभावित करते हैं। हमारे क्रियाकलाप और गतिविधियां भी पर्यावरण को प्रभावित करते हैं। हमारे क्रियाकलाप पर्यावरण को किस प्रकार से प्रभावित करते हैं आइए जानते हैं। इसमें हम मुख्य रूप से ओजोन परत का क्षरण और अपशिष्ट निपटान या कूड़े कचरे का प्रबंधन के बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले जानते हैं ओजोन परत क्या है और ये किस प्रकार अपक्षयित होती है। दोस्तों ओजोन जो होती है वो ऑक्सीजन के 3 परमाणुओं से बनी गैस है। सामान्य ऑक्सीजन जिसके विषय में हम जानते हैं उसके अणु में 2 परमाणु होते हैं और यह ऑक्सीजन सभी प्रकार के वायवीय जीवों के लिए आवश्यक है। वहीं ओजोन एक घातक विष है, लेकिन वायुमंडल के ऊपरी स्तर में ओजोन एक आवश्यक प्रक्रिया संपादित करता है। ये क्या करता है तो ओजोन जो है सूर्य से आने वाली यूवी यानी अल्ट्रावायलेट रेज को रोककर पृथ्वी को सुरक्षा प्रदान करता है, क्योंकि पराबैंगनी विकिरण जो होता है ये अत्यधिक ऊर्जा की किरणें होती हैं और जीव जंतुओं के लिए बहुत ही हानिकारक हैं। जैसे ये गैस मानव में त्वचा कैंसर उत्पन्न करती है, तो ओजोन क्या करता है इन अल्ट्रावायलेट किरणों को आने से रोकता है और एक छन्नी का कार्य करता है। वायुमंडल के ऊपरी स्तर पर पराबैंगनी विकिरण के प्रभाव से ऑक्सीजन जो होता है ऑक्सीजन अणुओं से ओजोन बनती है और उच्च ऊर्जा वाले पराबैंगनी विकिरण ऑक्सीजन अणुओं को विघटित करके स्वतंत्र ऑक्सीजन परमाणु बना देते हैं और ऑक्सीजन के ये स्वतंत्र परमाणु संयुक्त होकर ओजोन बनाते हैं। देखिए ऑक्सीजन है, जब इस पे अल्ट्रावायलेट रेज पड़ती हैं तो ये ऑक्सीजन और स्वतंत्र ऑक्सीजन मिलकर O3 यानी ओजोन का निर्माण होता है। दोस्तों 1980 से वायुमंडल में ओजोन की मात्रा में तीव्रता से गिरावट आई। एक रसायन है क्लोरोफ्लोरोकार्बन जिसको शार्ट में CFC कहा जाता है। ये मानव संश्लेषित रसायनों को इसका प्रमुख कारक माना गया और CFC का उपयोग रेफ्रिजरेटर के ठंडा करने और अग्निशमन यानी आग बुझाने के लिए किया जाता है। 1987 में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम में ये अनुमति बनी, सभी लोगों की सहमति बनी कि CFC के उत्पादन को 1986 के स्तर पर ही सीमित किया जाए। अब ये अनिवार्य है कि दुनिया भर की सभी विनिर्माण कंपनियां CFC रहित रेफ्रिजरेटर बनाएं और इससे
ओजोन परत के क्षरण को काफ़ी हद तक रोका जा सकता है। दूसरी चीज़ कचरा मैनेजमेंट या वेस्ट मैनेजमेंट है दोस्तों। हम दैनिक गतिविधियों में बहुत ऐसे पदार्थ वापस बाहर करते हैं जिन्हें फेंकना पड़ता है। इनको अपशिष्ट पदार्थ कहते हैं और ये कूड़ा कचरा बहुत ही नुकसानदेह होता है। ये कूड़ा कचरा क्या होता है दोस्तों? जैव प्रक्रम के अध्याय में हमने पढ़ा था कि हमारे द्वारा खाए गए भोजन का पाचन विभिन्न एंजाइमों के द्वारा किया जाता है। इसके अलावा एक ही एंजाइम भोजन के सभी पदार्थों का पाचन नहीं कर पाता। एंजाइम अपनी क्रिया में अलग अलग होते हैं और विशेष प्रकार के पदार्थ के पाचन के लिए विशेष एंजाइमों की आवश्यकता होती है। इसलिए कोयला खाने से हमें ऊर्जा प्राप्त नहीं हो सकती। इसी कारण बहुत से मानव निर्मित पदार्थ जैसे कि प्लास्टिक का अपघटन जीवाणु और दूसरे मृत जीवियों द्वारा नहीं हो सकता। इन पदार्थों पर भौतिक प्रक्रम जैसे ऊष्मा दाब का प्रभाव होता है, लेकिन सामान्य अवस्था में लंबे समय तक ये पर्यावरण में बने रहते हैं। जो पदार्थ जैविक प्रक्रम द्वारा अपघटित हो जाते हैं वो जैव निम्नीकरणीय पदार्थ कहलाते हैं, और जो पदार्थ नहीं होते हैं वो उनका पदार्थ जो है अपघटित नहीं होते हैं, वो जैव निम्नीकरण योग्य नहीं होते हैं। तो प्लास्टिक और जो हमारे ऐसे पदार्थ हैं, प्लास्टिक या संश्लेषित रेशे, ये जैव निम्नीकरण पदार्थ नहीं होते हैं। जो अपघटित नहीं होते उनको अजैव निम्नीकरण कहा जाता है, और ये पदार्थ सामान्यतः अक्रिय हैं और लंबे समय तक पर्यावरण में बने रहते हैं और पर्यावरण के अन्य सदस्यों को हानि पहुंचाते हैं। दोस्तों, किसी भी नगर और कस्बे में जाने पर चारों ओर कचरे के ढेर दिखाई देते हैं। किसी पर्यटन स्थल पर जाने पर बड़ी मात्रा में खाद्य पदार्थों की खाली थैलियाँ इधर उधर फैली हुई दिखती हैं, और ये जो कचरा है इनका निपटान करना हम सबकी जिम्मेदारी है, ताकि हम अपने पर्यावरण को स्वच्छ और सुंदर बना सकें। दोस्तों, हमारी लाइफ स्टाइल या जीवन शैली में सुधार के साथ जो उत्पादित कचरा है उसकी मात्रा बहुत अधिक बढ़ गई है। हमारा जो रुचि है उसमें परिवर्तन एक महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह करता है। हम प्रयोज्य यानी निवर्तनीय वस्तुओं का उपयोग करने लगे हैं। पैकेजिंग के तरीके में बदलाव से अनेक अजैव निम्नीकरण वस्तु के कचरे में वृद्धि हुई है, और ये सब हमारे पर्यावरण के लिए और हमारे लिए, साथ ही अन्य जीव जंतुओं के लिए अनेक हानि पदार्थ अनेक प्रकार से हानि पहुंचा सकते हैं। आइए देखते हैं रेलगाड़ियों में प्रयोज्य या निवर्तनीय कप। यदि आपके माता पिता आपसे पूछेंगे तो संभवतः उन्हें याद होगा कि रेलगाड़ियों में चाय कांच के गिलासों में दी जाती थी, जो चाय वाले को वापस कर दिए जाते थे। डिस्पोजेबल कप और गिलास के उपयोग को इस आधार पर बढ़ावा मिला है कि वे स्वच्छ और स्वास्थ्यकर हैं। उस समय किसी ने कल्पना नहीं की थी कि प्रतिदिन लाखों की संख्या में उपयोग किए जाने वाले इन कपों का जो है प्रभाव क्या होगा। कुछ समय पहले कुल्हड़ या मिट्टी के पात्र विकल्प के रूप में लाए गए, लेकिन इस पर विचार नहीं किया गया कि इतनी बड़ी संख्या में कुल्हड़ बनाने के लिए कितनी उर्वरक मिट्टी का उपयोग होगा। और अब कागज़ के डिस्पोजेबल कप का इस्तेमाल हो रहा है, और ये डिस्पोजेबल प्लास्टिक कप की अपेक्षा कागज़ के डिस्पोजेबल कप के इस्तेमाल के लाभ तो हैं। कुछ लाभ ऐसे हैं कि कागज़ जो है जैव निम्नीकरणीय है, लेकिन कागज़ बनाने में कितने अधिक पेड़ों की कटाई की जा सकती है, आप इसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। दोस्तों, ये छोटा सा अध्याय हमारा पर्यावरण, आइए देखते हैं कि आपने इससे क्या सीखा। दोस्तों, पारितंत्र के विभिन्न घटक एक दूसरे पर अन्योन्याश्रित होते हैं। उत्पादक जो है पर्यावरण में, उत्पादक पौधे सूर्य से प्राप्त ऊर्जा को पारितंत्र के अन्य सदस्यों को उपलब्ध कराते हैं। हरे पेड़ पौधों में प्रकाश संश्लेषण की क्षमता होती है, इसलिए इनको प्राइमरी प्रोड्यूसर कहा जाता है। जब हम एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर पर जाते हैं तो ऊर्जा का ह्रास होता है, और ये आहार श्रृंखला में पोषी स्तरों को सीमित कर देता है। इसके अलावा दोस्तों, मानव की गतिविधियों से पर्यावरण पर समाघात होता है या पर्यावरण पर प्रभाव पड़ता है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन जैसे रसायनों ने ओजोन परत को नुकसान पहुंचाया है, क्योंकि ओजोन परत सूर्य से आने वाले पराबैंगनी विकिरण को सुरक्षा प्रदान करती है, इसलिए इसकी क्षति से पर्यावरण को नुकसान पहुंच सकता है। हमारे द्वारा उत्पादित कचरा जैव निम्नीकरण अथवा अजैव निम्नीकरण हो सकता है। ऐसा कचरा जो जीवाणुओं द्वारा अपघटित कर लिया जाता है उनको जैव निम्नीकरण कहा जाता है, और जो काफ़ी लंबे समय तक पर्यावरण में बना रहता है उसको अजैव निम्नीकरणीय कहा जाता है। दोस्तों, हमारे द्वारा उत्पादित कचरे का निपटान एक गंभीर पर्यावरण समस्या है, इसलिए हमें वस्तुओं के प्रयोग में सावधानी बरतनी चाहिए
ताकि और हमें मैनेजमेंट, कचरा मैनेजमेंट या वेस्ट मैनेजमेंट को अपनाना चाहिए और अधिक से अधिक हम पुनः उपयोग की गई वस्तुओं, उपयोग की जाने वाली वस्तुओं का प्रयोग करें ताकि पर्यावरण में कम से कम कचरा उत्पन्न हो। तो दोस्तों, ये था 10वीं कक्षा के एनसीईआरटी विज्ञान का अध्याय 15 हमारा पर्यावरण। बहुत ही आसान अध्याय था और इसमें हमने ओजोन परत के क्षरण और वेस्ट मैनेजमेंट के बारे में भी जाना कि ओजोन परत क्या है, इसका हमारे जीवन में क्या लाभ है और कचरा मैनेजमेंट के क्या तरीके हो सकते हैं इसके बारे में। वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। नमस्कार।